सिक्योरिटी एजेंसीज में ऐसा क्या सिस्टम प्रोसेस फॉलो करते हैं कि जहां से हमें क्वालिटी मैन पावर रिक्रूट कर पाए। और फर्स्ट हाफ में हम इस पे बात करेंगे कि हम कैसे इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी मैन पावर हमारे क्लाइंट को मिले। सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे हम उन क्वालिटी मैन पावर्स को रिटेन कैसे करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई टर्न अराउंड रेशियो है। इट्स मोर देन 100%। हर 3 महीने 6 महीने में सिक्योरिटी गार्ड चेंज होते हैं। विद सच अ हाई टर्न अराउंड रेशियो, रिटेंशन बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आप उनको पे के बेसिस पे रिटेन नहीं कर पाओगे। यू हैव टू यूज सम अदर टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज। तो आप अपने एजेंसी में कैसे यूज करते हैं वो हम सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हाफ, हाउ यू इंश्योर दैट कि आपके इस क्लाइंट को क्वालिटी मैन पावर प्रोवाइड हो। हर क्लाइंट के जो है वो क्वालिटी मैन पावर के पैरामीटर्स अलग अलग है। ओके हर कोई जो है वो अलग तरह की क्वालिटी ढूंढता है गार्ड्स में। तो एक जनरलाइज जैसे बोलेंगे क्वालिटी क्वालिटी मैन पावर, वो अपन उस चीज को जनरलाइज अपन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अलग अलग पैरामीटर। तो जैसा ट्रेड है, अगर कोई होटल है तो उनके अपनी क्राइटेरिया, कोई है कोई बिल्डर है उसके अपने क्राइटेरियाज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनके अपने। तो वो क्वालिटी को बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि भाई हमारे को सबसे बड़ा जो वो होता है वो ये होता है कि हमें हर गार्ड के अंदर अलग अलग तरह की चीजें, खूबियां ढूंढनी पड़ती हैं जैसा क्लाइंट को चाहिए। अगर कोई किसी को होटल चाहिए गार्ड, और ये भी मैं देखा है कि मान लीजिए कोई, अगर मैंने गार्ड कोई होटल में अपॉइंट किया और ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल ओवर देयर, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं उसको फैक्ट्री में लगाऊंगा तो वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाता। करेक्ट, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले ये कि भाई क्वालिटी मैन पावर एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई, क्योंकि उसके अंदर हर किसी के पैरामीटर अलग अलग है। राइट। क्वालिटी और रिक्वायरमेंट, दे आर टू थिंग्स। हाँ जी। क्वालिटी, व्हाट आई फाइंड इज दैट, एक होती है, एक बेसिक क्वालिटी होती है जिसके ऊपर आप फर्दर आप बिल्डअप करते हो कि रिक्वायरमेंट को जोड़कर उस क्वालिटी को और इनहांस करते हो। करेक्ट। एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज हिज फिजिकल क्वालिटी। उसकी हाइट ये होनी चाहिए, उसका वेट ये होना चाहिए, और फिजिकली वो मतलब इतना होना चाहिए कि उसकी आई साइट 6x6 है उसकी, और उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं है और कोई इस तरह की डिजीज नहीं है जो आगे चल के वो वर्क कल्चर में उसको और कमजोर करे। तो ये क्वालिटी नहीं है, ये बेसिकली मतलब ये क्वालिटी नहीं है, ये बेसिकली नेसेसिटी है। हाँ, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी तो है ही, लेकिन क्वालिटी आपकी नेसेसिटी के बेस के ऊपर ही खड़ी होती है। नाउ व्हाट इज द क्वालिटी आफ्टर दैट? अब क्या होता है कि एक तो कमीज होती है, आप गए, आपको रेडीमेड चीज मिल गई, आप लेके आ गए और आपने पहली साइज एक सर्टन है, अब 34 36 जो भी है। लेकिन यहां तक बात यह सिक्योरिटी की आती है, सिक्योरिटी कैन नॉट बी ready-made. Right. Security cannot be ready-made. It has to be tailor-made. अगर आपने एक बार आदमी अपने लगा दिए, 40-50 आदमी वहां पे लगा दिए, अब आपको ये देखना है कि उस जगह में आपने 1 महीने के बाद काम करने के बाद अपने आप को कैसे झेल कर रहे हो, और उसमें आप टेम्परिंग थोड़ा थोड़ा करते हो कि हमारे को कंप्यूटर ऑपरेटेड आदमी चाहिए इधर, क्योंकि 4-5 गेट ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स ही लगे हैं, तो आप फिर उनको उस तरह के आदमी बेस करोगे। फिर आप देखोगे किस तरह की जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें ये देखना है कौन सा ऐसा कोई रिलीजियस बायस तो नहीं है उस जगह। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कहीं कास्ट बायस तो नहीं है वहां पर। तो इन चीजों को देख के एक्सपीरियंस करने के बाद ही, अगर आप क्वालिटी जो आपके 1-2 महीने के बाद ही आपको समझ में आता है, उनको भी समझ में आता है कि हमको क्या चाहिए और हमको भी समझ में आता है कि हमें क्या दे। तो सर यही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर किसी क्लाइंट की अपनी अपनी एक प्रायोरिटी, अपना अपना क्राइटेरिया, मैं हर किसी पे अलग तरह की वो चाहिए। तो वही है, सेम कस्टमाइज जो सिक्योरिटी है वही सेम पॉइंट ही हो गया। करेक्ट। सो हम इंश्योर कैसे करते हैं कि हमारे पास जो बेसिक स्टैंडर्ड वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो आप हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, विद हाइट, विद फिजिकल साइट उनका सही है, अलर्टनेस है, तो जब रिक्रूट करते हैं तो हम ये पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं, या फिर वी जस्ट रिक्रूट एंड देन वी गिव देम ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि हम उनको रिक्रूट करके ऑन द जॉब उनको सपोर्ट देते हैं, एंड देन वी फाइनलाइज कि बंदा उस स्टैंडर्ड का है या फिर नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, आप अपने एजेंसी में कैसे करते हैं वो चीज? हम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही लेते हैं। उसका हाइट 5 फीट 7 इंच है,
तो प्लस माइनस 1 इंच पे हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ओके। फिर उसका एजुकेशन मिनिमम 10th क्लास होना चाहिए, लेकिन हम 8th क्लास भी ले लेते हैं। लेकिन एक शीट हम देते हैं जिसके अंदर लिखते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं आप अंग्रेजी में लिखिए ओके। और नीचे हिंदी में लिखिए। इफ ही इज अनेबल टू राइट इन हिंदी और इंग्लिश, व्हिचएवर लैंग्वेज इज दैट, उसको हम अपने पास डेटा बना के रख लेते हैं। ओके। उस डेटा से हमको ये पता चलता है कि वेदर ही इज सुटेबल फॉर सम प्लेस और नॉट। ओके। ये नहीं कि अगर वो इंग्लिश नहीं लिख पा रहा है, वी विल नॉट गिव हिम अ जॉब। उससे हमें ये पता चलता है कि ये गेट पे एंट्री कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये डेटा हमारे लिए आगे के लिए हो जाता है। तो हाइट, वेट, साइट, ये सब देख के हम रखते हैं। नाउ देयर इज अ कैच पॉइंट हियर। अगर हमको 40 आदमी चाहिए और हमने 100 की स्क्रीनिंग करी, उसके बाद भी हमें 40 नहीं मिले, तो हमको अपने क्राइटेरिया को गिराना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर है उतने आदमियों को देने का। आपको यही बोल रहा था कि जो आप जो अभी बता रहे थे वो सारी बातें वो हैं जो अपन लोग क्लाइंट के सामने बोलते हैं। एग्जैक्ट वो बातें नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया तो वेरी कर जाता है। जैसे अपन की नीड है, हमें भी उसी हिसाब से गार्डों को रखना पड़ता है। जहाँ पे अगर आपका कहना सही है 40 आदमी की नीड है, 30 आदमी भी अगर इकट्ठे हो गए तो 10 के ऊपर हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। करते हैं और करते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। नहीं, आपने एक डेटा का बात करा कि आप एक डेटा सेट बना के रखते हैं। मैं जब बात करता हूँ एजेंसी ओनर से, कईयों के पास डेटा नहीं होता, वो क्या करते हैं, एक फॉर्म फिलअप कराते हैं। अब उनको गिवन पॉइंट में ये नहीं पता होता कि मेरे पास अगर 500 गार्ड है तो 500 गार्ड में से 6 फीट हाइट वाले कितने हैं, 4 फीट हाइट वाले कितने हैं, राइट। उनका मोबाइल नंबर क्या है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है मेरे एग्जिस्टिंग साइट पे या फिर मेरे कोई नया साइट मुझे आया है, तो मैं अपना फाइल ओपन करके तो देखूंगा नहीं कि किसके पास कौन मुझे नंबर दे के गया है। और कई बार हम ये चीज देखते हैं कि हमें कई सारे कॉल्स आते हैं सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए, सुपरवाइजर जॉब के लिए, हम उनका डेटा सेट बना के नहीं रखते हैं। वो सारे जो नंबर्स होते हैं हमारे कॉल लॉग में रहते हैं, वहां से वो निकल जाते हैं बाहर, राइट। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जहाँ पे हमारे पास सारे डेटाज हो, बिकॉज सिक्योरिटी बिजनेस में सिक्योरिटी गार्ड इज बिग एसेट। हम उन्हीं एसेट को क्लाइंट के प्लेस पे डिप्लॉय करके अपना बिजनेस रन करते हैं, और हमारे पास एक सिस्टम हमेशा होना चाहिए कि वो एसेट की रिकॉर्ड्स हमारे पास हो। अगर जब से हमने एजेंसी स्टार्ट करी है से लेके टिल डेट तक, अगर मेरे पास 500 लोग आए हैं, मेरे पास 100 गार्ड्स हैं, 400 लोग ने अप्लाई करा है, तो सभी 500 लोग का डेटा मेरे पास होना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा। अब 2012 से पहले हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन 2012 के बाद से हमने बायोमेट्रिक्स भी रखे लोगों के। ओके, सो आप कोई सिस्टम ईआरपी यूज करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, मैंने देसी सा सॉफ्टवेयर मंगवाया है अपने। तो उसमें ये होता है, उसमें सारे वो जो एक फॉर्म होता है उसके अंदर फोटोग्राफ हो गई, उसके हाथ के अंगूठों के निशान हो गए, फिर उसका जो उसके फेशियल मार्क्स हो गए, ठीक है। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट किसको कांटेक्ट करना है, जो बेसिक्स होते हैं उसके बंदे के, कहाँ का रहने हो, किस डिस्ट्रिक्ट का है वो, ओके। और उसके बैकग्राउंड में मेन चीज क्या है, कौन सी कितना पढ़ा हुआ है ये, तो वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, उस डेटा शीट में रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद व्हाट वी डू इज दैट, वो हम अपने एक जो क्लर्क बैठा होता है कंप्यूटर पे, उसको दे देते हैं, वो पूरा फीड कर देता है, मेजर पॉइंट्स फीड कर देता है। वो फीड करने के बाद जो डेटा है उसको वो स्कैन करके उसकी फाइल के साथ वो अटैच कर देता है। ओके, है ना। अब उसमें उसका आधार भी उसको स्कैन हो जाता है, उसका पैन भी स्कैन हो जाता है, उसका बैंक रिकॉर्ड भी स्कैन हो जाता है, क्योंकि हम लोग सारा पेमेंट 90% पेमेंट हम उसको बैंक से ही करते हैं, ठीक है। तो वो उसकी एक फाइल बन जाती है। अब अगर कोई बोलता है भाई श्याम नारायण है, वो वहां काम कर रहा है और मेरे को एक्सेस करना है, तो ऑल आई हैव टू डू, क्लिक करके मैं उसकी डेटा शीट सामने ले आऊंगा, उसकी फोटोग्राफ सामने आ जाएगी। अब मेरे को कुछ एंट्री करनी है, पता चला कि उसे कहीं चोरी कर ली है, तो वो मैं क्या करूंगा, उसके डेटा शीट के उसमें रिमार्क कॉलम में जाके मैं एंट्री कर दूंगा, या उसने किसी चोर को पकड़ा है या कोई अच्छा काम किया है, वो भी उसमें मैं रिकॉर्ड करके उसको क्लोज कर दूंगा उसकी फाइल। फिर एनी टाइम आई कैन एक्सेस दैट रिकॉर्ड एंड आई कैन कम टू नो, इवन आई कैन सर्च फॉर पीपल कि मेरे पास कितने लोग हैं जो जालौन डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास काम कर रहे हैं,
तो with one click I can tell 140 people are from Jalon. या अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट में अगर वो कहेगा कि आई वांट टू नो हैव अ कास्ट स्ट्रक्चर की किस तरह के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे एक कास्ट के हैं तो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। राइट 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 राइट। तो बट व्हाट वी डू, मैं ये सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, डेटाज हैं, मैं अपनी छाती से चिपका के रखता हूँ। आई डू नॉट लेट टेल एनी ऑफ माय क्लाइंट्स कि मेरे पास इतना सारा डेटा है। उसमें क्या होता है, अगर मैं बता दूंगा कि मेरे पास इतने सारे डेटा है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो क्लाइंट विल लाइक टू हैव एवरीथिंग। वो तो कहेगा कि मेरे को पूरी फाइल की कॉपी, उसकी एक कॉपी बना के मेरे को मेल कर दो। तो दे वांट, और ऑल्दो वो कुछ करेगा नहीं, उसको उठा के कोने में रख लेगा अपने, उसके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि 40-50 आदमियों का डेटा वो स्कैन करे, देखे और ये वो। बट ये एक अच्छी चीज है कि अगर हमारे पास डेटा होता है तो हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हम क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या सर्विसेज हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी एजेंसीज में एटलीस्ट एक सिस्टम होना चाहिए कि सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह पे स्टोर हो, कि मैंने क्लिक करा तो एटलीस्ट सारे लोगों का मोबाइल नंबर विद ऑल बेसिक डिटेल्स मेरे पास आ जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक सर भी यहाँ पे एंड श्रीनिवासन सर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सो बेसिक टॉपिक है, हम कैसे इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को क्वालिटी मैन पावर मिले। तो उसके लिए हमारे खुद की एजेंसी में क्या हायरिंग प्रोसेस है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। When the word quality comes, yes, see, for hand wash we use Dettol, and we won't use Dettol for for bath. Normally वो जो होता है वो, because the belief system जो Dettol ही हाथ को अच्छा करेगा, and तो नहाने का है, so you need any other soap. So that's the same applies to the basic mistake what most of the agencies will do is, अपने को client के पास जब जाएंगे, कल सुबह can you put 10 people tomorrow morning, and most of them will मुंडी हिला के ही आएंगे, and they'll search, वो 10 जने कहाँ मिलते, ये अड्डे पे मिलते, वहाँ पे मिलते, यहाँ पे मिलते, somehow or the other always will keep some dress, वो dress पहन के उसको जो लगा देंगे. So most of the cases that happens, honestly, that is why the security and housekeeping, the facility industry has become an unorganized sector even after 75 years of independence. We could not be able to do because we are not organized. Most of the owners have not organized themselves. अभी जो अजय शुक्ला जी जो डेटा के बारे में बोल रहे थे कि I don't think 90% of the people don't do that. Correct. If I am not wrong, because I've been watching people, and most of them won't update और जो भी है उसका जब का रोटी जब होना चाहिए, ऐसा महीना चल जाएगा, उसका अटेंडेंस डाल देगा उसका। So ऐसा है तो आपको प्रोसेस नहीं, सिस्टम नहीं, आप कभी भी क्वालिटी का बंदे को नहीं। क्वालिटी जो गीतेश जी बोले थे वो करेक्ट है। एक अपार्टमेंट के लिए क्वालिटी होता, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का क्वालिटी होता, बट एक्सपेक्टेशन का क्लाइंट का तो मिलना चाहिए ना। तो वो एक्सपेक्टेशन को रीच करने के लिए हम लोग कभी भी अगर सडन अपने को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 100 जने होना बोले तो अपने पास कुछ भी नहीं, 100 जने कैसा लेके आना, देन अपने को टेंशन हो जाता। वहां पे एक हम लोग कंफर्म करते कि हम लोग 10 दिन में करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और एक बेसिक प्रॉब्लम है अपने, आई एम जनरलाइजिंग द थिंग, वी नेवर अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्लेस फुल्ली। एक 100 जने होना बोले तो अच्छा ठीक है, उसको 100 जने, उसको 100 होना या 150 होना, we need to understand the premises. We need to understand the premises, whether they need really 100 people or 50 people or 150 people or 200 people. Because we always work on numbers. Correct. If we are honest enough, नहीं सर 100 से नहीं होगा, you need to have 5 or 10 more. Or 5 or 10 less. If a genuine thing, if you are honest, then everything will go. That is quality. So quality कहाँ से start होगा? अपने से ही start होगा. If you are honest and quality looks, then automatically उसका 100 जनों को उन्हें भी नहीं देखेगा. That's how you need to maintain the systems and processes. एक दिन में या 2 दिन में आने का नहीं. Because the experience what Ajay ji and आप सबको है, so these systems has to be adopted. और जब सिक्योरिटी गार्ड का जो पर्सनालिटी के इसमें आएगा,
the sharpness. It is the, I don't think age also counts for that. एक 50-60 years वालों को लगा के, that is why the ATM, I've repeatedly telling ATMs of banks, they have removed only on that clause. Right. Yes. Every agency is keeping एक उन्हें आके खाली वो AC में सो जाएगा 60, 65, 70 ठीक है सो जाएगा. So banks thought कि अरे इतना expenditure का है तो इसके ऊपर, so they have removed. And at the same time, you know, always as Shukla ji mentioned, we need to have a data. Unless and until we have a data, you cannot get the referrals. A security guard to बनता ही नहीं वो पैदा से. We cannot, you know, as he said rightly, he's made. He can't, you know, become a security guard by himself. So छोटा training जो भी है, a minimum thing of things we need to understand. And what I think, according to me, the retention, the major thing all depends on the criteria. The owner, the operations manager, the field manager, every person is responsible. अगर आप एक security guard को, if you want to pay him as a 15,000 salary, whether you have to check that if it is in the cash, whether that field officer is paying 15,000 or he's paying only 13,000. Right. You need to have the ground level, how he is behaving. जो field officer वो बच्चों से कैसा behave कर रहे, वो behavior के ऊपर भी security और drivers, they are very important thing, because we need to understand the psychology of a security guard. Unless and until you understand the psychology, yes. I think so. इसीलिए लोग कहते हैं कि people don't change company, they change bosses. Yes. तो उनका जो senior है, maybe उसकी वजह से वो company change करते हैं. Yes. चीज काफी कही जाती है. Second, data से मुझे याद है कि कई बार हम 90% भी rely on a supervisor to bring the manpower, right? तो जो data होता है वो supervisor के पास होता है. उससे दो थ्रेट है. एक थ्रेट जो होता है कि जो काफी जगह कई लोग ने बताया कि वो अपना खुद का एजेंसी स्टार्ट कर सकता है आगे चल के. दैट इज वन थ्रेट, बिकॉज वो आपके डेटा को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए लेगा. सेकंड, जब वो छोड़ के जाता है एजेंसी, दूसरे एजेंसी ज्वाइन करता है, डेटा भी उसके साथ चला जाएगा. जो डेटा आपका था वो आपके पास नहीं रहेगा. तो सिस्टम में प्रोसेस रखना, जो अजय शुक्ला जी इतने दिन से पिच कर रहे थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, हाय दीपक एंड हाय एवरीबॉडी. अच्छा, मैं अभी श्रीनिवासन सर ने जो बोला एंड जो दूसरे पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने जो बोला, आई एम रियली विद देम. प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जनरली क्या होता है कि दो चीजें होनी चाहिए. सिक्योरिटी का अगर हम लोग एक वो करें तो सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोसेस. सो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आप कोई भी साइड या आपका सेल्स वाला कोई साइड डन करता है या आप खुद करते हो, उसके बाद का जो ऑपरेशन होना चाहिए, आप उसको डिप्लॉयमेंट करने वाले हो, नए उस पर गार्ड्स रखने वाले हो, तो आपको एक टाइम लेना चाहिए, आपको एक समय लेना चाहिए डिप्लॉयमेंट का. कोई भी डिप्लॉयमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है. अगर वो जल्दी हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. आप भले 10 दिन वो बोलता कल से स्टार्ट कर दो, एक हफ्ते में स्टार्ट कर दो, बट आपका एक प्रोसेस होना चाहिए. इफ वी वांट एटलीस्ट 15 days, 20 days, 1 month का टाइम टू डिप्लॉय अ गुड पीपल एट योर प्लेस. उसमें होता है कि आपके पास एक तो टाइम मिलता है अच्छे लोगों को रिक्रूट करने का, नंबर 1. दूसरा होता है कि उनका बैकग्राउंड चेक करना, उनका पुलिस वेरिफिकेशन, वो जिस साइड पे आप लगा रहे हो, जो कॉस्ट उनको देने जा रहे हो, क्या उसके लिए वो प्रॉपर वैलिड है, या वो आदमी मैच करता है कि नहीं करता, वो गार्ड मैच करता है कि नहीं करता, वो सारा अपने को टाइम मिल जाता है. तो अगर आपको 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी लगाने हैं, तो यू हैव अ टाइम टू गेट दोज थिंग्स. मींस उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए. कुछ भी अगर वो प्रॉब्लम करता है तो यू हैव अ प्रॉपर वेरीफाइड पर्सन, मींस पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए. जो आपके एसओपीज है उसको पता होने चाहिए. तो हमने एक प्रोसेस ये बनाया है कि हम एक रिक्रूटमेंट के लिए हमने एक अलग ही टीम बनाई है. तो जब हम किसी भी गार्ड्स को जब भी हमारे यहाँ इंटर करता है, तो उसको हम एक अलग ही तरीके से देखते हैं. हम ये देखते हैं कि वो समझ लीजिए, मैं क्या बोलूँ आपको, कि ये गार्ड सही नहीं है. मतलब
अभी फिलहाल मैच नहीं करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उससे हम इतनी क्रॉस चेकिंग करते हैं। प्लस हमारे रूल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका हमने एक प्रॉपर एक पेपर बनाया हुआ है। आपको उसको पढ़ना है कि ऑन द फील्ड अगर आप साइड पे हो आपको क्या प्रॉब्लम्स आनी है, आप क्या गलतियां करने वाले हो। वो एक गलती का हमने एक जनरल हमने एक पेपर ही बना लिया है, एक हमने जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ही बना लिया है कि आप ड्रिंक करके मिले या फिर आपने बिना बताए छुट्टी किया या फिर आपने झूठ बोला या आपने कुछ भी अगर आपने गलत करते हैं, हमारा कोई मतलब हमने ये सब चीजें इन जनरल सबको प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो जो गार्ड आ रहा है ना उसको आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप उससे क्या चाहते हो, क्या वो उसमें फिट है, चल जाता है। अगर वो फिट है तो आपको आगे वो आके डॉक्यूमेंट्स देगा, आगे आपके यहाँ पे एंट्री करेगा, अदरवाइज वहीं से चला जाएगा। तो आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें जो लोग अनवांटेड है वहीं के वहीं खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो लोग इन करते हैं, आपने आपका रिक्रूटमेंट टीम ने देख लिया, आपने देख लिया, आपका ऑपरेशन वाले ने देख लिया, उसके बाद फिर चालू होता है ट्रेनिंग का प्रोसेस, एसओपी का प्रोसेस, आपको क्या काम लेना उसका प्रोसेस। अगर वो आपने उसको वो पूरा क्लियरली कर दिया, उसकी ट्रेनिंग छोटे छोटे प्रोसेस में उसको बता दिया, साइड ट्रेनिंग करवा दिया, आपके यहाँ साइड चढ़ने के पहले उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले बुला के एक ट्रेनिंग प्रोसेस रख लिया। एक भले ही आपने 2-3 घंटे का रखा, बट वो 2-3 घंटे में गार्ड को ये लगता है कि एक प्रोफेशनल कंपनी है, न कि एक रोड छाप या छोटी कंपनी है कि लाया और डाल दिया साइड, चढ़ा दिया साइड। राइट राइट राइट। तो अगर आप ये सब प्रोसेस करते हो साइड पे, आपको इंश्योर तो अगर ये प्रोसेस में हम एक प्रोसेस जो पहले भी हमने 2-3 बार बात किया, श्रीनिवासन सर भी थे, गीतेश सर भी थे, बाकी के लोग भी थे, हमने एक ही बात करी कि हम एक प्रोसेस में ही हमें रहना है। अगर हम प्रोसेस के साथ में जाते हैं तो उस गार्ड को भी रिटेन कर पाते, गार्ड के मन में बातें ले आ पाते हैं कि हाँ आप एक प्रोफेशनल कंपनी में हो तो आप इसके लायक हो कि नहीं हो, पहले आप डिसाइड कर लो। अगर आप लायक हो तो आप आ जाओ, नहीं नालायक हो तो आप चले जाओ। दूसरी बात यह है कि आपका साइड पे प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। भले आप फायर का मत करो, भले आप एक जनरल ट्रेनिंग एसओपी के लिए कि कस्टमर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, उसका एक उसको पता होना चाहिए। अगर उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग टाइम टू टाइम मिलता है तो जो गार्ड काम करने वाला होगा और जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहता है वो रहेगा, अदरवाइज 2 दिन साइड छोड़ के भी चला जाएगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ, हमारे साथ ये भी होता है कि 2-3 दिन में उनको बोलते हैं कि सर हमको नहीं जमेगा आपके साथ में, तो सर मैं नहीं आऊंगा। ठीक है मत आओ, हम तो चाहते हैं कि हमने तो कस्टमर से भी टाइम लेते हैं कि सर पहला जो फर्स्ट मंथ होगा आप कंप्लेन मोड पे मत रहो, आप फीडबैक मोड पे रहो। हम और आप मिलके एक अच्छी टीम बनाएंगे, जो टीम यहाँ पे काम करने वाली है, जो आपके प्रीमाइसेस को सिक्योर करने वाली है, तो जो अनवांटेड रहेंगे हम भी निकाल देंगे। गार्ड को नहीं पसंद वो तो जिस दिन हम डील फाइनल करते उसी दिन कस्टमर को क्लियर पिक्चर दे देते। ये 15 दिन 20 दिन 1 महीना हमारा ऐसा टाइम होगा जहाँ पे हम आपको कोई कंप्लेनिंग मोड पे नहीं रहना है। यू ऑलवेज बी एज अ फीडबैक मोड। आप मुझे बताओ कि ये गार्ड अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, जो भी है सब हमसे आप डिस्कस करो। हम अगर पहले उसको समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम उसको हटा देंगे। अच्छा, दूसरा इसमें दीपक जी का जो प्रोडक्ट है स्मार्ट सुपरवाइजर, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो भी हेल्प करेगा आपको इनिशियल उस पे। आप उसको प्रॉपरली गाइड करो कि आपको करना क्या है। आप डे 1 से चाहिए तो QR कोड आप वो करो डे 1, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है। तो आप दीपक पांडे जी से कांटेक्ट करिए, उस साइड पे जो है QR कोड लीजिए, उसको लगवाइए। गार्ड को पहले बताइए कि नाइट में हमारा पेट्रोलिंग सिस्टम है, हमारा रूल बुक है, आपको ये करना पड़ेगा। डे 1 से उसको हंटर देना स्टार्ट करना है, और 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 10 दिन में उसको ये क्लियरिटी हो जाएगा कि अपने को हर 1 घंटे बाद पेट्रोलिंग करनी है, हमको हर 1 घंटे बाद ये चीजें पानी देखना है, तो पानी के लिए क्या करना है, हमको SOP क्या उसको क्या फॉलो करना है। इतना ज्यादा अगर हम हैमर करते हैं तो एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट होता है मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगा, और एक लॉन्ग टर्म वो जो रिटेंशन ऑफ द कस्टमर है वो भी लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि ऐसा करने से मुझे फायदा होता है। जैसे श्रीनिवास, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, श्रीनिवासन सर ने बोला कि
ओनर यानी जो कंपनी चला रहा है, जो कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर है, जो कंपनी को चला रहा है, उसका मैसेज, कस्टमर का मैसेज आपके जो इमीडिएट आपके एम्प्लॉय है, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, आपका जो है एरिया मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, वो मैसेज सबका सेम होना चाहिए, तभी प्रॉपर ऑपरेशन फील्ड पे हो पाएगा। अगर आपका ऑपरेशन वाला या आपका जो नीचे है वो चोर है, वो प्रॉपर अपने काम चोरी करता, काम नहीं करता, आपको बताता ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, तो आप नीचे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो अपने को इंश्योर ये करना है कि उनके ऊपर भी उतना ही कमांड रखना है जितना गार्ड के ऊपर रखना है, तो जाकर के अपने को अच्छे लोग, हम अच्छा सर्विस दे पाएंगे और अच्छे कस्टमर को अपने कंपनी में ला पाएंगे। हम कस्टमर माउथ टू माउथ, हमारा नाम भी आगे बढ़ेगा, ब्रांड का नाम भी बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में वो साइड भी चलेगी और कस्टमर रिटेंशन में अच्छा हमें फायदा मिलेगा। एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस करने से एक बेनिफिट होता है कि फिल्टरेशन हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड्स का, राइट? जो अपॉर्चुनिटी देख के आपके पास आए, देन मंथ 2 महीने में चले जाएंगे, एटलीस्ट लॉस आपको होता है, बिकॉज जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है, हायरिंग का कॉस्ट है, वो सब आपको बेयर करना पड़ता है। तो प्रोसेस होने से सीरियस लोग वही स्टिक करेंगे। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जब हम जिस दिन शादी करने जाते हैं, जिस दिन हम जॉब करने जाते हैं, जिस दिन हम कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, तो वो पहला दिन ही ऐसा होता है जिसमें लड़ाई होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग होगा, उसका जो रिजल्ट होगा उतना पॉजिटिव रहेगा। और पहले दिन ही हमने अगर सोचे नहीं ये आदमी अच्छा है, ये अपने को अच्छा, हम कुछ भी नहीं पूछ रहे, लड़की को भी कुछ नहीं पूछा, नहीं लड़की देखने में अच्छी है, वो बाद में प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। तो अपने को डे 1 में लड़ाई कर लेने का, जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चनिंग करना है अपने को, भले सामने वाले को बुरा लगे। अपन कस्टमर पे जब भी जाते हैं ना डील लेने के लिए, उससे लड़ने का खूब कि सर अपने को 18,000 चाहिए। आज मेरा मैं आर्य कॉलोनी, दीपक, आई फील यू नो अबाउट दिस द एरिया, आर्य कॉलोनी मेरी मीटिंग थी, जितने भी सिक्योरिटी वाले गए थे सबने 13,000, 14,000, 13,000, 14,000 का कोटेशन डाला था। एक प्रीमाइसेस था, सोसाइटी थी, मैंने बोला मुझे 18,000 चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो मैं आता हूँ, नहीं दे सकते हो तो मैं जा रहा हूँ सर। तो मैं उठने भी लगा, सर मैं तो 13-14 पे करता नहीं, मैं सर सॉरी सर मैं जाता हूँ सर। तो बैठो 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 बात करते हैं ना। अच्छा तो 18, तो अभी आप मानोगे नहीं, हमारा उसका 17,000 पे फाइनल हुआ है। वो बोल रहा है कि मैं आपको 1-2 दिन में अपने यहाँ डिस्कस करके बता देता हूँ, और मुझे ऐसा पॉजिटिव लग रहा है कि 17,000 में दे देना चाहिए। तो पहला डे खूब लड़ाई करने का, अपने को कोई फियर नहीं हो कि आदमी अपने पास, अपने को 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद साइड चढ़ाना है, पता चला ये नहीं आया तो अपन साइड कैसे चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन अपने को अपना नाम नहीं खराब करना है। वी ऑलवेज वी प्रीफर कि फर्स्ट डे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड बंदा चाहिए, सेम इंडस्ट्री से चाहिए, एज वाइज अच्छा होना चाहिए। वो सब चीजें अगर अपन ध्यान देते हैं तो आई फील कि लॉन्ग टर्म में हम अच्छा लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप कौन सी सिटी में अभी वर्क कर रहे हैं? सर मुंबई मतलब महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र। ये आपने बहुत सही बोला कि जो इनिशियली जब गार्ड आता है तो वो जितना जो भी पूछोगे वो एग्जैक्ट वैसी चीज पूरी बोलता जाएगा, राइट। लेकिन एक बार जब वो एम्प्लॉय हो जाएगा और उसके बाद आप इंक्वायर करोगे तो वो ये सोचेगा मुझे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। तो इसी बेसिस पे जब हम लोग किसी को रिक्रूट करते हैं तो जो डेटा शीट होती है उसके बैक साइड पे उसका पूरा इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो व्हेन वी हाउ वी स्टार्ट इज दैट कि हम वहाँ से उसकी जहाँ से उसका एजुकेशन एंड हुआ है पहले पूछ लिएगा भाई आप ग्रेजुएट हो या 12th हो या 10th हो। देन व्हाट वी डू इज दैट वी आस्क हिम कि भाई 10th के बाद तुमने क्या किया। आई नेवर से कि तुम्हारा सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस क्या है। वी आस्क दैट बॉय कि आपने पहला जॉब क्या किया क्या, और फिर उसके बाद फिर हम प्रॉम्प्टिंग भी करते हैं उसको, या शॉप खोली आपने या ऑटो चलाया आपने या क्या किया, सो दैट ही इज मोटिवेटेड टू टेल कि यदि किसी और जॉब में था तो वो भी बताए। अदरवाइज अगर आप पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है तो ही एक्सपेक्ट कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी का सिक्योरिटी में क्या है, तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से ही बताता है ना। इट्स सो हैपेंस जो होटल का जो वेटर होता है ना, एज पर माई एक्सपीरियंस
अगर उसको मैं गार्ड के रूप में रखूं, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी द मोस्ट सूटेबल पर्सन। क्योंकि जो होटल का वेटर होता है उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है कि किसका छुरी गिर गया, किसका कांटा गिर गया, किसकी रोटी खत्म होने वाली है, मेरे को सर्व करना है, एंड ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट। तो जो हमको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि अगर ये ऑटो रिक्शा चलाता था तो ही नो समथिंग अबाउट ड्राइविंग ऑल्सो। अगर वो ये करता था तो ये, अगर वो कहेगा कि मैं भाई लेबर का ठेकेदार था, अब एक बार मैं 3-4 दिनों की बात है, वो ने बोला कि हमको सुपरवाइजर बना दो, मैंने इतना काम कर रखा है, मैं ठीक है। तो जब मैंने घुमा के जब उससे पूछना शुरू किया तो मैंने तो एग्जैक्ट तुम्हारा बताओ क्या क्या काम किया तुमने, तुम तो यार सीनियर आदमी लगते हो, तुमने ऐसे छोटे मोटे काम किए नहीं होंगे, यार काम समथिंग वेरी गुड बताओ। बोले साहब मैं ना एक्चुअली मैं लेबर का ठेकेदार था, तो जब कोविड आया तो मेरे को फिर लेबर का सुपरवाइजर बन के वहां पे काम करना पड़ा ना। हमारे हिसाब से जो लेबर का ठेकेदार होता है, अगर मैं उसको कहीं सुपरवाइजर बना के भेज दूं तो इसका दिमाग वो ठेकेदारी वाले चलेगा, वो सोचेगा आसपास मैं कहाँ 4 बंदे लगा दूं, शाम के 5 बजे मैं ऑफ हो जाता हूँ, उसके बाद मैं कहाँ 4 आदमी लगा दूं और मेरा 2 पैसा बच जाए, इसका दिमाग वही चलेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सच पर्सन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूछते हैं वो पूरा बताता चला जाता है। राइट। अरे जब हम हायरिंग करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस हायरिंग कितनी एजेंसीज करते हैं? मतलब कि नॉर्मली हम जब हमें रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी गार्ड्स की, तब हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह डालते हैं कि हमें सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्रूट करने हैं। पर मैंने देखा है बहुत से कम ऐसे एजेंसीज है जो कंटिन्यूसली पूरे साल हायरिंग करते हैं। क्योंकि 2 चीज है हमारे पास, एक तो ये इंडस्ट्री में एक सीजनल नेचर भी आता है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की जो अवेलेबिलिटी हो है वो डिप हो जाती है। अगर हमारे पास कंटिन्यूसली हायरिंग रहेगा तो ऑप्शंस काफी सारे आ जाते हैं। एक ऐसा सुपरवाइजर आ गया, एक ऐसा गार्ड आ गया हमारे पास जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मे बी आगे चल के हो सकती है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंटिन्यूस हायरिंग करते रहें ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है ऑटोमेटिकली रिक्रूट होते रहे, राइट। तो हायरिंग से आते हैं सेकेंड। यस अजय जी। थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, 500-700 जब आदमी हो जाते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हायरिंग बन जाती है, हो जाती है, राइट। अगर उसकी 100-80-200 के नीचे हैं तो उसकी लिमिटेशन रहती है, क्योंकि उतना ही उसका एट्रिशन रेट तो उतना रहेगा, नो डाउट। परसेंटेज वाइज तो एट्रिशन रेट तो रहेगा 40% के करीब रहेगा, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसी हिसाब से एट्रिशन रेट का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट। तो वो जब तक वो 365 दिन हायरिंग नहीं करेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, राइट। तो क्या वो 100 गार्ड में फिर से बढ़ जाएगा आगे। तो यू हैव टू डू कंटिन्यूअस हायरिंग अगेन एंड अगेन। और हायरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमने हायर किया किसी को और हमारे पास अगर अभी पोजीशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने लिख लेते हैं और उसको बोल देते तो पास हो गया, ठीक है, वी विल इन्फॉर्म यू विद 15 डेज। जैसे आप अगर एक दुकान पे चले जाओ, अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है तो बोलता है तब अभी खत्म हो गया, लास्ट पीस बचा था और वो एक बंदा आया वो ले गया, आप 4 दिन बाद आइए मैं आपको दूंगा। तो ही विल नेवर से कि उसके पास नहीं था। इन द सेम वे सिक्योरिटी में अगर कोई अच्छा लड़का हमें मिल जाता है और हमारे पास पोजीशन नहीं है तो नेवर से वी डोंट हैव अ पोजीशन, ऑलवेज टेल हिम कि भैया पोजीशन क्रिएट हो रही है। और इतना तो सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस करते करते पता ही चल जाता है कि हमको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कब आएगी, राइट। हम लोग तो ये देखते हैं व्हाट वी सी कि भाई शादियां कब शुरू हो रही हैं, ठीक है, त्योहार कौन से कब आ रहे हैं, जो कटाई है, जो गेहूं की कटाई है, एग्रीकल्चर से, धान की कटाई है, वो कब हो रही है, ये क्योंकि सीजनल होता है हमें मालूम है, तो भी जस्ट उसी के साथ हम उसको साथ क्लब कर देते, बेटा ऐसा है कि वो अगले महीने की 4 तारीख को तुम आ जाना एंड वी विल टेक यू ओवर देयर, क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है इस तारीख को हमको इतने आदमी रिक्वायरमेंट है। तो उसके दिमाग में भी सपोज करो 4 तारीख को भी रिक्वायरमेंट में नहीं आया और आपने कहीं नोट कर रखा है, ऑल यू हैव टू डू 2 तारीख को उसको कॉल कर दो कि बेटा 4 तारीख को किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, यू कम एट 10 ऑन 10 और बाय 10 आपको कोई ना कोई पोजीशन मिल जाएगी अच्छा आदमी देने का, अच्छे आदमी की हमेशा जगह। करेक्ट। So never say no to any guard, especially to a guard who is good. And if you still don't have a position for him,
तो वो मेरा नंबर उसको दे देना, मैं दे दूंगा। फेयर इनफ। सो हायरिंग हो गया एक प्रोसेस। जैसे बोला कि ये इंडस्ट्री में टर्न अराउंड रेशियो बहुत ज्यादा है। जितनी हम हायरिंग करेंगे ऑलमोस्ट 40-50% दे लीव द एजेंसी, जस्ट फॉर द रीजन कि वहां पे उनको ग्रोथ नहीं दिखता है कि अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं तो मैं 2 साल बाद क्या बनूंगा, सुपरवाइजर बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरा पेमेंट कितना इंक्रीज होगा, बिकॉज सारा चीज डिपेंड होता है क्लाइंट के बिलिंग के ऊपर, राइट। सो रिटेंशन एक चैलेंज बन जाता है। अगर हमारी खुद की कंपनी होती तो मॉनिटरी बेनिफिट देके रिटेन कर सकते हैं लोगों को, वी कैन गिव बोनसेस, कमीशन दे सकते हैं। पर यहाँ पे टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। तो यहाँ पे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स ऐसे हम क्या एजेंसी में अपने देते हैं जिससे, या क्या ऐसे सपोर्ट देते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपरवाइजर्स को कि वो रुकते हैं हमारे पास, सालों साल काम करते हैं। वो ऐसे क्या ट्रिक्स है या फिर स्ट्रेटेजीज है या फिर प्रोसेस है हमारे कंपनीज में, उस पर डिस्कस। हमने क्या है इस तरह से एक वो दिया हुआ है गार्ड्स को रेन्यूमरेशन का। हमने हाँ। मान लीजिए हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर कोई रेफरल गार्ड तुम हमें देते हो ओके। या हमारे को जरूरत होती है बंदा देते हो, तो हम तुम्हारे को 500 रुपए एक गार्ड के ऊपर दे देंगे। वो उसका एक्स्ट्रा इनकम हो गई। तो उसको ये होता है भाई हमारी भी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। उसको भी बोला जाता है भाई तू महीने में अगर तू हमारे को 5-10 आदमी भी दे देगा तो तेरे 3-4 हजार रुपए 5,000 रुपए तेरे भी एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो वो गार्ड की जो एक नीड होती है ना, वो हमेशा ये देखता रहता है कि मेरे को ज्यादा कहाँ वो, और उनके लिए 500-500 रुपए 1,000 रुपए भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो उनके सामने अगर हमने इस तरह से कर दिया कि भाई ये है ठीक है, साथ के साथ आप उससे मार्केटिंग का भी काम करा सकते हो गार्ड से। आप उसको कर सकते हो अगर तू यहाँ पे काम कर रहा है आसपास की, तू कोई साइट वगैरह कोई तेरे रेफरेंस से आ जाती है तो हम तेरे को 1,000 रुपए पर पॉइंट दे देंगे। तो वो क्या वो गार्ड वहाँ पे खाली गार्ड एक्टिव हो जाता है। एक आपके लिए ह्यूमन के लिए मार्केटिंग का भी काम कर देगा, आपके लिए आप वो HR का भी काम कर सकता है। और गार्ड भी उसमें खुश होगा कि भाई चलो ठीक है महीने में जो मेरी सैलरी है उसके सिवा मैं 4-5 हजार रुपये और ले जाता हूँ जेब में। तो वो एक कर सकता है वो। तो ये तो इंसेंटिवाइज कर देना है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हायरिंग करने के लिए। साइड सभी बड़े साइट्स तो नहीं मिलते, पर छोटे जो सपोर्टिंग साइट होते हैं वो आ जाते हैं। इट्स टोटली एग्री विद दैट। अच्छा, एक मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यूनिफॉर्म का बहुत इश्यू होता है, तो मेरे दिमाग पे एक आइडिया है कि हम हमेशा पीछे पड़ रहे थे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के कि आपको यूनिफॉर्म अच्छा पहनना है, राइट, और हम उनको पेनल्टी करते हैं अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है, राइट। तो एक अप्रोच होता है पेनल्टी करना, एक होता है सेकेंड अप्रोच जो पॉजिटिव ये होगा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हर महीने एक सिक्योरिटी गार्ड को स्पॉटलाइट करके उनका फोटोज निकाल के पूरा जो पूरे यूनिफॉर्म में है बाकी सभी सिक्योरिटी गार्ड पे उसमें शेयर कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय है जिसका परफेक्ट यूनिफॉर्म है, ये मैंने एक अवार्ड जैसा कुछ। इसके लिए कुछ करना नहीं, अपना क्रिएटिव बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए जहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉयज हैं। सो आपस में कंपटीशन हो जाता है। इसमें आपको पैसे खर्च करने नहीं है, कुछ पैसा मॉनिटर देना है आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपके गार्ड्स के बेस बिटवीन एक कंपटीशन हो जाएगा कि किसकी यूनिफॉर्म अच्छी है या कौन अपने फुल यूनिफॉर्म में रहता है, राइट। तो एक पॉजिटिव वे है इस चीज को मोटिवेट करने का अपने एम्प्लॉयज को। इसके अलावा ऐसा किसी ने कुछ यूनिक अपने एजेंसी में ट्राई करा है या फिर यूज कर रहे हैं जिससे वो अपने कार्ड्स को रिटेन कर पाते हैं? मैंने कई जगह पे देखा है कि कई लोग दे गिव लोन्स बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ऊपर नीचे होती है, तो लोन एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो सेफ फील करे और बाद में EMI के बेसिस पे दे डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी। तो वो भी एक रिटेंशन मॉडल हो जहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को आप फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हो। हाँ, वो रिटेंशन खाली हम लोगों पे डिपेंड नहीं करता, वो रिटेंशन क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है जहां हमने उसको डिप्यूट किया। अगर वहीं से उसको नेगेटिव मान लीजिए कोई उसको नेगेटिव उसके कर रहा है उसको या कुछ कर रहा है तो वहां पे बंदा वो आप चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा कर लें, आप चाहे कुछ भी कर लें, वो आपके पास रिटेन नहीं हो पाएगा। ओके। रिटेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि भाई जितना आपका है उतना ही क्लाइंट का भी है वो। करेक्ट। अच्छा, मैं देखता हूँ दूसरे कंपनीज और सिक्योरिटी एजेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है HR मैनेजमेंट करने का। वहां पे आपके पास सैटरडे संडे ऑफ होता है, आप वहां पे आउटिंग पे जा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, पर यहाँ 365 डेज आपके गार्ड्स को क्लाइंट्स प्लेस पे रहना पड़ता है। आप उनको छुट्टी भी लेके नहीं जा सकते कहीं पे। यू कांट इंसेंटिवाइज इन दैट वे कि आप एक दिन आप कहीं घूम के आ जाओ या कोई कूपन दे दिया आप फैमिली के साथ मूवी देख लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो यहाँ पे आके फेल हो जाता है ये इंडस्ट्री में। हम करते हैं एक्चुअली क्या होता है कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी दो जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं ओके
उस दिन प्रॉपर टाइप परेड होती है, फ्लैग होस्टिंग होती है, सब लोग करते होंगे उस चीज को। और उस दिन ज्यादातर क्या होता है, जिस यूनिट्स में ये लोग वर्क करते हैं वो सारी यूनिट्स दे आर गुड इनफ, दोस पीपल आर गुड इनफ टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस ऑन दैट डे। वो सब लोग करते हैं, मतलब वो हमारा उनका दोनों का ज्वाइंट एफर्ट रहता है। और हम उस दिन ये करते हैं कि उस दिन हम लोग एक बड़ा खाना करते हैं, बड़ा खाना, एंड दैट डिपेंड्स, हम कल्चर फ्रॉम यूनिट टू यूनिट डिफर करता है। क्या होता है कि दैट यूनिट टू यूनिट इसलिए डिपेंड करता है कि वहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। मॉनिटर जैसे क्लास का होगा, जिस तरह की क्लास होगी वैसे ही मॉनिटर होगा, और मॉनिटर जिस तरह का होगा वो क्लास को वैसे ही डेवलप करता है। तो वो अपना कह रहे साहब ये बड़ा खाना इस तरह होना चाहिए, कुछ बड़ा खाना हमारा ऐसा होना चाहिए साहब, इसमें ये बनना चाहिए, और वो खुद बताते हैं। वी डोंट टेल कि भाई ये हो गया आपके लिए, हम उन्हीं को बोलते हैं तुम प्रपोज करो। और उसमें हम फाइनेंशियल लिमिट्स नहीं रखते हैं, लेकिन हम उनको बोलते रहते हैं। हमने उनको ये बोल रखा है कि भैया भाई बजट के हिसाब से चलना, और बजट हमने कभी बताया नहीं, और कभी आज तक हमने ये नहीं बोला कि नहीं ये ज्यादा हो गया 2000 रुपए कम में करो, क्योंकि वो आज तक कभी उन्होंने ऐसा बजट हमारा बनाया नहीं कि हमारा बजट बिगड़ बोलना पड़े। सिक्योरिटी में लोग सब एक दूसरे को समझ के चलते हैं। अच्छा, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वन यूनिट, आई विल नॉट नेम अ यूनिट। वहां तक तो इतना तक होता है कि जो यूनिट जो हेड होता है तो वो हमको बोलता है, बोले साहब हम सबको उस दिन रम देंगे, रम। ओके। एवरीबॉडी लाइन होती है, हम लोग लाइन बेस्ड है, सब लोग लाइन फौजी टाइप हिसाब किताब होता है, लाइन में सबको रखा हुआ है। अगर सपोज करो 18 आदमी ड्यूटी पे हैं और 90 आदमी अपने इधर पे यहाँ पे यूनिट में है, तो वो 90 आदमियों का वो तो बड़ा खाना होता है, और सबको एक एक 2-2 पैक सर्व होता है, और बिल्कुल जैसे ना आर्मी की तरह से उनको लिमिटेशन के साथ चला जाता है। और जो ड्यूटी में होते हैं उनका जो राम होती है, उनकी बॉटल होती है, एक कोने में रख दी जाती है, एक जो हवलदार मेजर टाइप होता है उसके पास होती है। तो देन ही इश्यूज ऑन द नेक्स्ट डे। तो जो सिक्योरिटी वाले हैं वो 15 अगस्त और 26 दिन का बड़ा इंतजार करते हैं कि हमारा बड़ा खाना होगा। तो जैसे उस प्लांट में मैंने देखा, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि वो कोई खजुराहो निकल जाएंगे वहां पे अपना पिकनिक मनाने के लिए, कोई चित्रकूट निकल जाएगा वहां पिकनिक मनाने के लिए। तो हमारे गार्डों की पिकनिक उन्हीं के बैरक्स में होती है, वहीं पे हम लोग बनाते हैं। नहीं काफी अच्छा ये प्रोसेस, बिकॉज क्या होता है फैमिली जैसा फील करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो फैमिली से दूर रहते हैं। अगर ऐसे कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंचार्ज जो साइट का है, बिकॉज वहां से परमिशन लेने के बिना आप कर नहीं सकते ये चीज, तो ये एक चीज हो गया। सेकेंड, अवार्ड से मुझे याद है कि काफी सारे अवार्ड्स हैं जिसके लिए हमें बहुत एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। हमें नॉर्मल सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के नाम का। अगर हमें किसी को सर्टिफिकेट देते हैं तो जब वो दूसरे एजेंसी में जाएगा या फिर अपने घर पे दिखाएगा तो ये एजेंसी से मुझे सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग 1 ईयर, सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग 2 इयर्स, बेस्ट यूनिफॉर्म, काफी सारे अवार्ड्स रख सकते हैं। और उसका जो एक्चुअल कॉस्ट आएगा वो सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा मेरे हिसाब से, राइट। पर आपके पास प्रोसेस होना चाहिए कि आप राइट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर पाए कि किसको कौन से अवार्ड देना है, और एक मंथली एक्टिविटी करके वहां पे ऐसा नहीं कि सबको आप एक ही हॉल में एक ही जगह बुलाएं, जो पॉसिबल नहीं है। आप आइडेंटिफाई करके उसका फोटोज शेयर कर सकते हैं अपने पर्सनल ग्रुप में जहाँ पे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मोस्टली यू कैन मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स। तो एक ग्रुप में आपने 200-250 रख लिए, ऐसे करके 10 हो गए तो आराम से 1000 लोग को आप रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई मैसेज पुट फॉरवर्ड करना है एज अ एमडी, एज अ चेयरमैन अपने एजेंसी का, टू योर सिक्योरिटी गार्ड्स, राइट। तो ये मोटिवेशन चीजें बहुत काम आती हैं। हाँ जी, एक चीज हमने और करी है एक यूनिट में, हाँ, और वो हमने ये किया है कि जिससे क्लाइंट को भी फायदा हो। हाँ जी, है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म हमने अच्छी रख दी तो वो मोटिवेशन लेवल हुआ, तो इनडायरेक्टली क्लाइंट को ही फायदा होता है कि जब मोटिवेशन लेवल हाई होता है। और एक तो डायरेक्ट हमने ऐसे किया है कि वी हैव सेड कि जितना जो गार्ड ड्यूटी पे है वो जितनी अनसेफ कंडीशंस ऑफ अ फैक्ट्री ढूंढ के लाके अपने राइटअप करके एक डब्बे में डालना होता है। तो उसका काम होता है देखना यहाँ की लाइट टूटी हुई है, यहाँ पे ऑयल स्पिल है, यहाँ खड्डा हो रखा है, यहाँ पे रैम्प टूटा हुआ है।
तो वो सारा लाके अपने नाम के साथ और नंबर के साथ वो डब्बे में डाल देते हैं। मतलब जो सबसे मैक्सिमम से सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आएगा उसको हम एक अवार्ड देते हैं, वी डेफिनेटली गिव हिम, और वो लगभग 400 रुपए से 500 रुपए के अंदर ही रहता है ये, और वो हम फैक्ट्री मैनेजर से दिलवाते हैं। तो उसमें ये हो गया है कि जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, क्योंकि उनको एक रेडीमेड डेटा मिल जाता है कि हमारे प्लांट में कितनी अनसेफ कंडीशन है, और जो हम कहते हैं 0 एक्सीडेंट पे हमारी कंपनी चल रही है, जैसे लीवर में बोला वी आर 0 एक्सीडेंट पे, तो वो 0 एक्सीडेंट वो इसलिए है कि वो सब लोग सजग रहेंगे तभी 0 एक्सीडेंट होगा। करेक्ट है, जब उनको ये डेटा मिलता है, जब फैक्ट्री मैनेजर को डेटा मिला उसको फर्स्ट टाइम जब हमने ये लागू किया तो ही वाज डैम हैप्पी। तो उस बंदे ने ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड अजय जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ, यू कम ओवर टू द प्लांट। तो वी हैड लंच टुगेदर इन द कैंटीन एंड उन्होंने काफी तारीफ करी इस चीज की, क्योंकि उनके पास इतना डेटा मिला जो सेफ्टी अफसर ने नहीं दिया था। करेक्ट। नहीं, काफी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी अच्छा है, पॉजिटिव है फॉर क्लाइंट ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो। अच्छा, एक और चीज है कि जो हमारी इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, जो हमारे इसमें फिक्स एक सिस्टम है कि अगर कोई इंसिडेंट है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो हम उसको ऑपरेशंस के अलावा अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है उसको एज अ बेस लेके हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जिसने रिपोर्ट करा है, जो अजय जी ने कर, उसको एक्सटेंड करो थोड़ा, हम क्लाइंट को बोल सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर ने इंसिडेंट को आइडेंटिफाई किया है, उस पर एक एप्रिसिएशन ईमेल आ सकता है, 2 लाइनर, जो क्लाइंट अपने मेल आईडी से हमारे मेल आईडी पे भेजेगा। हम सिक्योरिटी गार्ड को तो ऑब्वियसली उसको अप्रिशिएट करेंगे, सेम चीज को हम दूसरे जो क्लाइंट हमारे जो नए कोटेशन आएंगे उसमें भी दिखा सकते हैं कि हमारे गार्ड्स को इस तरह के अप्रिसिएशन चीजें मिलती हैं, राइट। अगर महीने में 2 इंसिडेंट 3 इंसिडेंट हुए हमारे अलग अलग साइट पे, तो एटलीस्ट 2 से 3 हमारे पास रिकमेंडेशन आ जाएंगे क्लाइंट्स के कि इनके सिक्योरिटी गार्ड ने अच्छा काम करा है, और उसको हम यूज कर सकते हैं फर्दर मार्केटिंग के लिए। तो ऐसे काफी सारी चीज हैं, राइट। आई थिंक सो हमारा टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं।